मॉर्निंग विद्यार्थीगण, कैसे हो सब। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 8। हिंदी में हमारा 5वां पाठ देखें तो 5वां पाठ है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो आज हम इस पाठ में डॉक्टर कलाम के बारे में पहले जानेंगे, बाद में इस पाठ को हम समझेंगे। ये है हमारे अब्दुल कलाम, इसको तो आप पहचानते ही होंगे। ये है डॉक्टर अब्दुल कलाम। भारत में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। आधुनिक क्षेपनास्त्र में निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। बच्चे से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर अब्दुल कलाम उनके उत्तर दे रहे हैं। इस पाठ में बच्चों ने एक स्कूल में जाते हैं और बच्चे उन्हें तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्नों के जवाब अब्दुल कलाम दे रहे हैं। लेकिन हम इस पाठ को समझने से पहले हम अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर गांव में हुआ था। अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुल आबदीन था। अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी। अब्दुल कलाम की माता का नाम आशिमा था। लोग अब्दुल कलाम के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जानते हैं। 5 वर्ष की आयु में रामेश्वर की पंचायती प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिए इनका नाम लिखवाया था। अब्दुल कलाम ने अपने मेहनत के बल पर MIT की छात्रवृत्ति प्राप्त की। यहाँ से उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि सफलतापूर्वक प्राप्त की। यहाँ इन्होंने अप्रोडाइमेनिक का डिज़ाइन 3 दिन में असंभव समय में तैयार किया था। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 27 जुलाई 2015 को साइकल अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांगा में रहने योग्य ग्रह प्रकरण पर एक व्याख्यान दे रहे थे। अपने व्याख्यान के अनंतर ही इन्हें दिल का दौरा पड़ा और इसमें इनका निधन हो गया। इस प्रकार एक महान राष्ट्रवादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, साहित्यकार तथा भारत के बच्चों और युवाओं के मन के मस्तिष्क में बसा वह मिसाइल मैन सदैव के लिए हमसे विदा लेकर चले गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपने सराहनीय योगदान के लिए सन 1997 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इनके अतिरिक्त भी इन्हें देश के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम को साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान रहा। इन्होंने विशेष रूप से आत्मकथा शैली में अपनी रचना का सृजन किया था। अपने अनेक महत्वपूर्ण लेखों और आत्मकथाओं पर लेखन कार्य करने के साथ साथ ही अब्दुल कलाम ने अनेक कविताएं की सृजन भी किया था। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में संघ और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में इंजीनियर के रूप में काम किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन किया था। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। अब्दुल कलाम बहुत ही अच्छे इंसान थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही इसका साहस था। डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वैसे वो सीख देते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब एक ही घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव ब्रह्मचार्य
अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां इन्होंने विद्यार्थियों के उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम ने इस पर घटना का गहरा असर पड़ा। इससे इन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में ही की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी वह विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी शिक्षा गुजराती भाषा में ही प्राप्त की थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे, लक्ष्य निश्चित होने जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करने और आने वाली कठिनाइयों बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तो ऐसे ही इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे और डॉक्टर अब्दुल कलाम इन्हें उत्तर दे रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा पाठ। आपको यहाँ एक चित्र दिया गया है। चित्र में बच्चे और अब्दुल कलाम दोनों दिखाई दे रहे हैं। बच्चे हैं वो अब्दुल कलाम को प्रश्न पूछते हैं और अब्दुल कलाम है उसके उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसा ही हमें पाठ में दिया गया है। तो हम देखते हैं। पहले आपको दिया गया है प्रश्नकर्ता। तो ये है चेन्नई से, ये प्रश्न चेन्नई से सेंट मेडस स्कूल है, उनमें से आर अरविंद नाम का जो बच्चा है उसने वो तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है। उसने प्रश्न पूछा है अब्दुल कलाम को, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। वो अब्दुल कलाम को ये प्रश्न पूछ रहा है कि आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना है वो हमें सुना सकते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम उसको उत्तर देते हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव ब्रह्म अय्यर की एक बात मुझे याद है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं जब 5वीं कक्षा में था तो मेरे जो गुरुजी थे, मेरे शिक्षक थे, उसकी बात मुझे याद है। कहते हैं कि पक्षी कैसे उड़ता है ये हमें बता रहे थे। बाद में उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। इसने हमें उदाहरण एक दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन की मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो वो कहते हैं कि ये उदाहरण जो मेरे गुरुजी ने दिया था वो बहुत ही यादगार था, वो यादगार घटना थी। तो वो मेरे जीवन में मन के मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई, वो मुझे हमेशा के लिए याद रह गया। इसी का उदाहरण लेकर मैंने विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मुझे मिली। बाद में दूसरा प्रश्न पूछा है नागपुर से। वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला में सयूर मकर नाम का बच्चा है, वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसने प्रश्न पूछा है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। जब हम बचपन में जब पढ़ते हैं तब किस भाषा में प्रमुखता देनी चाहिए। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में के माध्यम से ही पूरी की है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने माध्यमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में पूरी की थी। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई थी। उन्होंने कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा जो थी वो अंग्रेजी माध्यम में की थी और जो माध्यमिक शिक्षा थी वो गुजराती, इसका मतलब मातृभाषा में ही की थी। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम है वो कहते हैं कि मेरा मानना ऐसा है कि हम कॉलेज में भी माध्यमिक के रूप में मातृभाषा का चुनाव, मातृभाषा को पसंद कर सकते हैं, मातृभाषा में कॉलेज भी कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता है, कहने में सक्षम होता है। हम सब अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं और उसे अपनी बात सहजाते हैं। हम एक दूसरे से अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। तो हमें
मातृभाषा में हम अच्छी तरह से कह सकते हैं और समझ सकते हैं। बाद में इन्होंने कहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। बाद में आपको तीसरा प्रश्न है दिया गया है मुंबई से, वो अर्श पटेल नाम का बच्चा है, वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसकी स्कूल का नाम है चंदूलाल विद्या मंदिर। तो इन्होंने प्रश्न पूछा है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बने तो हमें क्या बनना चाहेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तब भी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। जब हम युवा अवस्था में हो तभी हमें कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हमेशा हमें बड़ा ही सोचना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हमें बड़ा ही और अच्छा सोचना चाहिए। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। तो वो कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि मैं ये बनना चाहता हूँ तो तभी उस दिशा में प्रयास करें और श्रम का प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ ये है कि जो जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे और बढ़ेंगे, आपका सामना बाधाओं और तथा कठिनाइयों से होगा। वो कहते हैं कि इसमें वो कहते हैं कि पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या बनना है। लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रमों करने के और आने वाली कठिनाइयों बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़ परिश्रम करने और साहस पूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। बाद में कहते हैं, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। हमें दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफलता पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। आपको ज्ञान प्राप्त करना है। बाद में हमें तीसरा प्रश्न दिया गया है। चिराग जैन नाम का बच्चा है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसकी स्कूल का नाम है बाबे के बीच, वो मुंबई से है। तो वो प्रश्न पूछ रहा है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम उसके उत्तर दे रहे हैं। भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। वो कहते हैं कि सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक अरब नागरिकों को सुखी बनाने का काम है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना हमारे लिए कठिन है। बाद में बच्चे सवाल पूछते हैं। ये सवाल है मुंबई से। हर्ष चांडक नाम का बच्चा है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी स्कूल का नाम डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय है। तो इसने प्रश्न पूछा है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम उसके उत्तर दे रहे हैं। तो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही हमारा साहस है। वो कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरे कोई भी संकट में हो तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बाद में प्रश्न पूछते हैं तरुण पटेल, वो कक्षा 8वीं में पढ़ रहा है और उसकी स्कूल का नाम है स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, वो लंदन से है। तो वो उसका प्रश्न है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो वो कहते हैं कि हमारी मातृभाषा के प्रति हम गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उसके जवाब दे रहे हैं।
तो भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। वो कहते हैं कि भारत के सभी व्यक्ति एक भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमें हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव है। के विचार थे कि कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है। सत्यम नाम का बालक है, वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसकी स्कूल का नाम है जिला स्कूल। उसने प्रश्न पूछा है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेशा है? तो वो कहते हैं कि सब लोग अच्छे डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर, कलाकार ऐसा कोई बनना चाहता नहीं है। तो आपके लिए ये क्या संदेशा है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम उसको कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। दरकार का मतलब होता है ज़रूरत, अभिन्न का मतलब होता है अटूट, जो अलग अलग न हो, और दस्तकार का मतलब होता है शिल्पकार, हाथ से कारीगरी करने वाला व्यक्ति। डॉक्टर अब्दुल कलाम उसके उत्तर कह रहे हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दरकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी के सेवाओं की समान रूप से दरकार है और आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति मिले। दस्तकार का मतलब होता है शिल्पकार, हाथ से कारीगरी करने वाला व्यक्ति को हम शिल्पकार कहते हैं। दस्तकार का मतलब होता है शिल्पकार। आगे दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। वो कहते हैं वो सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। दरकार का मतलब होता है ज़रूरत, आवश्यकता है, हम सभी की आवश्यकता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें, प्रगति करें। अब हम देखते हैं आगे। अब प्रश्न करता है, रोहित चतुर्वेदी नाम का बालक है, वो 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है। इसकी स्कूल का नाम है इस्लामिया इंटर कॉलेज और इटाऊ से वो प्रश्न पूछ रहा है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? वो प्रश्न पूछता है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उसके उत्तर दे रहे हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अनूठी औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्रियां शिक्षण की बात सभी सम्मिलित है। इससे छोटे परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराए है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा संख्या में उपयोग और धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिसमें उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि स्त्री शिक्षा का विस्तार, छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना से जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो करोड़ों लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं और ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और डॉक्टर कलाम मानते हैं।
बाद में हमें प्रश्नकर्ता दिया गया है। अर्श मेहता नाम का बालक है जो प्रश्न पूछ रहा है। वो कक्षा 12वीं में है। उसके स्कूल का नाम तेजस हाई स्कूल है और वो बड़ौदा से प्रश्न पूछ रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? वो प्रश्न पूछता है कि आपको ऐसा, डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रश्न पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा जो भारत है वो 2020 तक भारत विकसित बन जाएगा? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम है वो उसके उत्तर दे रहे हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इनमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। हमारी राष्ट्रीय शक्ति है भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ ही सुनियोजित खाकी उपलब्ध है। वो कहते हैं कि राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्से ले रही है। शस्त्र शास्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। अब देखते हैं हम आगे प्रश्न करता है। एस कार्तिक नाम का बालक प्रश्न पूछता है। वो 12वीं कक्षा में है। उसके स्कूल का नाम है अमर ज्योतिष इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु से है। तो कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? वो कहते हैं कि कई छात्रों में बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य है वो हम कैसे प्राप्त करें, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। तो वो कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। तो वो कहते हैं कि कोई भी हम पाठ समझे तो ये पाठ है वो नाट्य द्वारा हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति होती है। साथ ही उच्च कक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। वो कहते हैं कि हम जब उच्च शिक्षा हमने प्राप्त करनी है तो हमारे पास पैसे नहीं है तो उसमें बैंकों से ऋण बैंकों से उधार लेने के लिए भी हमारी पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। वो कहते हैं कि हमें जीवन में कोई भी लक्ष्य ठान ले वो ऊंचा हो तो इसमें कठिनाई बाधाएं तो आती ही है। तो हमें कठोर बनना है, हमें परिश्रम करना है और हमारा कार्य कभी भी निर्बल नहीं होना चाहिए। इन्हें हमें पराजित करना है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। हम कोई भी लक्ष्य ठान ले वो हमें पूरा करना चाहिए, हमें पराजित नहीं होना चाहिए। बाद में हमें प्रश्न करता है मिथुन के, वो द्वितीय वर्ष में है, बी लेवल में, वो AICT से है, अमृतापुरी से। तो वो कहते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञों की क्या भूमिका होनी चाहिए। वो कहते हैं भारत को हम विकसित बनाने के लिए हमारी राजकीय है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो वो के डॉक्टर अब्दुल कलाम इसके जवाब देते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढलते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छोड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रमों, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन परिश्रम और अपने उत्कृष्ट पारदर्शी कार्य से लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे रहे हुए लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। पात्रता का मतलब होता है योग्यता और उत्कृष्ट का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ। और विघ्न का मतलब होता है रुकावट, बाधा। तो इसमें अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन परिश्रम और उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से लोगों का विश्वास प्राप्त करना
है। उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे रहे हुए लोगों की मदद के लिए प्रयास करना चाहिए। बाद में हमें प्रश्नकर्ता दिया गया है मिथुन सी नंदिता सुबी, वो तृतीय वर्ष में है, MGR इंस्टीट्यूट में चेन्नई से है। तो उसने प्रश्न पूछा है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो वो महिलाओं के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुयोगी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 में का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्ति है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय स्मारक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आज सेना में महिलाएं भी उच्च स्तरीय सेवाओं प्रदान कर रही है और राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुष के सामने ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में भी आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्से ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिला काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिला का बहुमूल्य योगदान है। तो तुमसे इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। वो कहते हैं कि ये बड़ी सी कुर्सी वह कुर्सी है, यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादन का मतलब होता है जो उत्पादन न कर सके। चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च वो जरूरी नहीं, ऐसा खर्च भविष्य में नहीं होगा। वो कहते हैं कि जो खर्च जरूरी नहीं है वो भविष्य में नहीं होगा। तो बाल मित्रों, मुझे आशा है कि आज का हमारा ये पाठ 5वां सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम में, इसमें हमें डॉक्टर कलाम के बारे में जाना। बाद में ये जो बच्चे थे डॉक्टर कलाम से तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और डॉक्टर कलाम है वो इसके तरह उत्तर दे रहे थे, वो हमें देखा। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझने में अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद का जो छठा पाठ है ये हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे।